कविता है जिसमें वो लिखते हैं कि विचार आते हैं लिखते वक्त नहीं, पीठ पर बोझ ढोते वक्त। और उसमें वो तरह तरह से और बातें कहते हैं। तो वो उस कविता में ये बात आती है कि विचार जो है, आइडियाज जो है, वो कोई हवा में नहीं आते हैं, तो वो यूं ही आ जाते हैं। मतलब कोई भी विचार या कोई भी ऐसी खोज या कोई भी ऐसी श्रम से बनी हुई कोई भी खोज होती है, वो सबसे पहले काम करने की अवस्था के साथ पैदा होती है। वो ऐसे ही विचार या आइडियाज कोई अपने आप आसमानी तरीके से आपके भीतर पैदा नहीं हो सकते हैं। काम के नतीजे में ही विचारों का जन्म होता है। इसलिए यहाँ पर प्रतीकात्मक ढंग से मुक्तिबोध लिखते हैं कि विचार आते हैं लिखते वक्त नहीं। लिखना भी एक श्रम का काम है। हालांकि उनके कहने का मतलब ये था कि जो सिर्फ बैठ करके बौद्धिक जुगाली करते हैं, जो सिर्फ बैठ कर दुनिया को सिर्फ उपदेश देते हैं और जो सबसे कम काम करते हैं बल्कि नहीं करते हैं, वो बताते हैं दुनिया, जो वो मेहनत कशों को बताते हैं कि श्रम क्या होता है और क्या काम क्या होता है। और वो बताते हैं कि वो बहुत मेहनत करके दुनिया को जीत पाए हैं और वो अपनी मेहनत की कथाएं भी कथाओं को बताते हैं। तो लिखने मतलब सिर्फ शास्त्रार्थ और सिर्फ आपको बहस मुबाहिसे और बौद्धिक जुगाली से आप विचार नहीं पैदा कर सकते हैं, बल्कि विचार आते हैं पीठ पर बोझ ढोते वक्त या कोई ना कोई काम जो सामूहिकता के साथ, जो सामाजिक स्थितियों के लिए होता है, इसके साथ ही वो विचार भी पैदा। हेलो। हाँ, वो लगता है फिर कट गई है। के बीच, विद्यार्थियों के बीच हम उसको इस रूप में कैसे बात करें या रखें कि वो आज की जरूरत के हिसाब का हो और आज की बिल्कुल जो एक जैसी चीज कर दी गई है, जिस पर पर्दा डाल दिया गया है, उसको उस पर्दे को निकाल देने का काम कैसे होता है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ बराबर, कि ये जो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। आपने देखा कि कैसे हाथी के विकास क्रम में वाणी और वाणी के विकास क्रम में मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन किस तरह से इसको काट दिया गया है। और इसी तरह सिद्धांत और व्यवहार को काटकर शिक्षा और बाकी दुनिया को भी काट दिया गया है, काम को भी काट दिया गया। यानी मेहनत कश जो जनता है, जो काम करती है, जिसके आधार पर चीजें बनती हैं, उत्पादन होता है, वो शैक्षिक वर्ग में नहीं आता। और शैक्षिक वर्ग जो है वो मेहनत कशों के साथ नहीं मिलना चाहता है या उसे एक दूसरे दर्जे का काम समझता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इसका एक पर्दाफाश हम लोगों को करना चाहिए। इन लेखों को पढ़ करके, इसका उदाहरण दे करके, डार्विन का उदाहरण देके, कम से कम आज तो दुनिया में ये साबित हो चुका है कि डार्विन का सिद्धांत जो है वो किस तरह से सही साबित हुआ है। हालांकि आज भी वैज्ञानिकों की दुनिया में उस पर बहुत सारे विवाद और भी चल रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज जो मुझे लगती है। और जाहिर सी बात है कि श्रम की भूमिका तो है ही, और उस श्रम की भूमिका में दो तरह के श्रमों को बंटवारा करके और उसकी लूट का तरीका, उसका रास्ता बना लेने का काम किया गया है। उस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक ये बात आती है कि जब मनुष्य विकसित हो रहे थे तो वो जगह जगह उनका फैलाव हुआ और जहां भी रहने लायक स्थितियां थी वो वहां रहने लगे और उन जगहों पर अपनी आबादी का विस्तार उन्होंने किया। और आबादी के विस्तार के नतीजे में उन लोगों ने कुछ तो अचेत अवस्था में और कुछ लगभग ज्यादातर सचेत अवस्था में उन्होंने पर्यावरण के साथ भी कुछ काम किए, जिसके कारण उन्होंने देखा कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और बार बार एंगल्स इस बात पर आते हैं कि मनुष्य जो है वो जो भी श्रम कर रहा था वो सचेतन अवस्था में कर रहा, और जानवर भी अगर वो काम करता है तो जानवर के पास वो सचेतन स्थिति नहीं आती है, वो मनुष्य के अंतर्गत या प्रकृति के अंतर्गत करता है। अब इसे वो इस तरह से बोलते हैं कि पशु जो है वो बाहरी प्रकृति का उपयोग मात्र करते थे और उनमें केवल एक अपनी उपस्थिति ले आते थे, जबकि मनुष्य जो है अपने परिवर्तनों द्वारा प्रकृति से काम भी करवा लेते थे और उस पर स्वामित्व या शासन भी किया करते थे। यही मनुष्य और पशुओं के बीच का सबसे बारीक अंतर एंगल्स करते हैं कि वो प्रकृति को जीत सकता है, उस पर शासन नहीं कर सकता, बल्कि उससे वो अपने लिए भी काम करवा सकता है। और यही वो क्रांतिकारी काम है जो मनुष्य कर सकता है, जिसके नतीजे में मनुष्य यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन फिर एंगल्स कहते हैं कि इस आधार पर
कि हम मनुष्य जो है अपने श्रम के आधार पर पूरी प्रकृति को जीत सकता है, इसमें बहुत विभोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं उसका प्रतिशोध लेती है। अब देखिए इसको भी कैसे लोग बात करते हैं, मैं सोचती हूँ इस बात पर कि कैसे जो भाववादी लोग हैं और जो धार्मिक किस्म के लोग हैं वो इस चीज को कैसे ढीला करते हैं और कैसे इसको खराब करते हैं, इसकी वैज्ञानिकता को खराब करते हैं, इसके द्वंद्वात्मक संबंध को खराब करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए प्रकृति से छेड़छाड़ ना कीजिए, मनुष्य इतना आगे बढ़ा है कि उसने प्रकृति का नाश किया। और प्रकृति, नरेंद्र जी आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। तो प्रकृति के साथ उसने बहुत सारी छेड़खानियां की, प्रकृति के साथ उसने बहुत सारी गलत काम किए, इस वजह से प्रकृति ने उनसे बदला लिया और धीरे धीरे ये बात कहते हुए वो मनुष्य को पीछे की तरफ धकेलते हैं और वो कहते हैं कि पहले की जो चीजें थी वो बेहतर थी और धर्म में ये लिखा गया और यहाँ ये लिखा गया। और हमारे लोगों ने हर व्यक्ति अपने अपने धार्मिक और अपने अपने विचार के आधार पर पुरानी चीजों को महिमा मंडित करता है और कहता है कि प्रकृति के साथ इस तरह के व्यवहार करने के कारण भी आज प्रकृति हमारे साथ इस तरह का बदला ले रही है। तो और मार्क्सवाद पर भी लोग आरोप लगाते हैं कि मार्क्सवाद जो है वो भी तो आखिर इसी तरह की बात करता है और अंततः अधिक उत्पादन की बात करता है, कारखानों की बात करता है, किन चीजों की बात करता है। तो यहाँ पर भी हम कैसे इसको बात को समझ सकते हैं। एंगल्स भी लिखते हैं कि वो हमसे प्रतिशोध लेती है, लेकिन वो इस चीज को संबंध के रूप में दिखाते हैं और वो बताते हैं कि तमाम जगहों पर जब मनुष्य पहुंचता है तो वहां वो काम करता है, उस जगह को खाली करता है, वहां पर नई नई फसलें लगाता है, वहां पर जानवरों को ले जाता है और मनुष्य ये जानवर भी करते हैं। वो बताते हैं कि कई ऐसी बकरियों की प्रजातियां रही जिन्होंने जा करके, अभी पौधे बढ़ नहीं रहे थे और उनको उन्होंने साफ कर दिया। ऐसे कई जानवर हुए जिन्होंने पूरे उस अर्थव्यवस्था जो जंगल की अर्थव्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया और उस पर एक तरह से उसका कोई नियोजित कार्यक्रम उनके पास नहीं था। तो पशु और मनुष्य के बीच में ये अंतर है कि वो प्रकृति को, पशु जो है वो अनजाने में ये काम करता है और संयोग से वो कुछ अच्छी भी चीजें कर सकता है और कुछ बुरे प्रभाव के साथ भी कर सकता है। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रकृति को जानने से पैदा हुआ, श्रम के माध्यम से वो प्रकृति के रहस्यों को जानता हुआ आगे बढ़ा है। इसलिए वह प्रकृति को बेहतर से बेहतर तरीके से जान सकता है और उन नियमों को जानकर उसको पूरी मनुष्य सभ्यता पर ठीक जगह पर लागू कर सकता है। ये पशु नहीं कर सकता। हो सकता है कि पशु कुछ ऐसा काम करे जो लगे कि प्राकृतिक तौर पर बहुत अच्छा है, जो मनुष्य ने नहीं किया, लेकिन मनुष्य जब करता है तो प्रकृति को जानता बूझता है, उसके रहस्यों को जानता है और उसको इसीलिए वह उसको ठीक लागू कर सकता है। तो प्रकृति के साथ उसे ये समझना, एंगल्स कहते हैं कि उसे ये जानना पड़ेगा कि वो प्रकृति का ही हिस्सा है। वो कोई विदेशी शासक नहीं है जो प्रकृति पर शासन कर लेगा। अगर वो शासन की प्रवृत्ति के साथ प्रकृति के साथ काम करता है तो प्रकृति के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाएगा। उत्पादन के साथ प्रकृति का जो संबंध है, क्योंकि प्रकृति तो एक कच्ची सामग्री आपको देती है और श्रम के माध्यम से आप उसे संपदा बनाते हैं, तो उस संपदा के साथ, प्रकृति के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए ये मनुष्य ही जान सकता है। और आगे चलकर ये सारी जानकारियों के बावजूद जो मुनाफाखोर जो प्रवृत्ति आई और जो समाज बना, उसने विज्ञान के इन सारी खोजों को, प्रकृति के ऊपर प्रकृति के रहस्यों को जानने की सारी खोजों को अपने हाथ में ले लिया और अधिक से अधिक उत्पादन के साथ पर्यावरण को नष्ट करने के पूरे कार्यक्रम उन लोगों ने बनाए। और क्योंकि उनको तात्कालिक लाभ हानि के तहत ही चीजों को करना था, अंत में इस लेख के अंतिम में उन्होंने, एंगल्स ने इस बात को जाहिर किया है कि उनको तात्कालिक लाभ से ज्यादा मतलब है, मुनाफे से ज्यादा मतलब है। उनको नहीं पता कि उनकी बनाई हुई चीज का उनके खरीदारों पर क्या असर पड़ता है। तो वो उतने ही तक सोचते हैं और लंबे समय तक विज्ञान को भी सोचने समझने की उसकी शक्ति को खत्म कर देते हैं या उसका उपयोग इस रूप में लाकर उसे सिर्फ एक मुनाफे की चीज बना देते हैं। इसको पढ़ते हुए ये भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से इन चिंतकों पर आरोप लगे हैं कि वो पर्यावरण पर बात नहीं करते हैं, पर्यावरण पर उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई किताब और कोई बड़ी चीजें ही पर्यावरण और दूसरे जो समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं उस पर कोई जो क्लासिक और पुराने जो
जड़ से काम करने वाले चिंतक रहे हैं, वो हर चीज पर लिखे, लेकिन वो सूत्र देते हैं हमें, वो सूत्र देते हैं क्योंकि हम उसे पढ़ते नहीं या उसे हम जानते नहीं, तो या उन सूत्रों के मर्म को नहीं समझते, इसलिए हम उसे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो आप देखिए कि इस छोटे से ही लेख में एक या दो पैराग्राफ में, छोटे से ही संक्षेप में ही पर्यावरण की बिल्कुल उस आदिम जहां से वो नष्ट होने की कगार, प्रकृति से उसका संबंध जो टूटा है, उसको भी कितने वैज्ञानिक तरीके से एंगल्स रखते हैं और